लेकिन इस देश के तमाम मुसलमानों को 40-45 करोड़ मुसलमानों को आप मस्जिद और मंदिर की भेंट मत चढ़ाइएगा। राशिद फरंगी महली, आप इसे भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मत बनने दीजिएगा। आप कशिश वारसी सूफी इस्लामिक बोर्ड का आप संरक्षण कर रहे हैं, सूफी इस्लामिक बोर्ड का आप सदर बने बैठे हैं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को आप इस दंगे में मत झोंकिएगा। एक दंगा जो बाबरी मस्जिद का राम मंदिर का जो दंगा था वो कितने दिनों में सुलझा, और उसको सुलझने के बाद मुसलमानों को क्या मिला? अब मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अगर नहीं छोड़ते, आपका सवाल यह है कि मुद्दा ना बनाए, क्या छोड़ देना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं अगर पकड़े भी रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सिखवाते रहेंगे। मुसलमानों को तो चाहिए कि कहीं और जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ ले, और जो भोजशाला का प्रांगण है वो इन्हीं को सौंप देना चाहिए। देखिए कौन से मुसलमान कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक तो इस्लामिक सूफी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं कशिश वारसी, उनका बयान आया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर खालिद रशीद फरंगी महली, उनका बयान आया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन एक इस्लामिक स्कॉलर वो ये कह रहे हैं, जिनका नाम हाफिज़ गुलाम सरवर है, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट के वक्त को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बाबरी विध्वंस के मामले में समय ख़राब हुआ और भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका दिया मुसलमानों ने कि वो अपनी राजनीति करे, तो इसी तरीके से धार मध्य प्रदेश की भोजशाला का अगर विवाद बढ़ता है तो सीधे तौर पर एक और नया विवाद आएगा। फिर सवाल किससे होंगे? फिर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे पहले के पकौड़े तलो, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तेल इस्तेमाल नहीं करना, तो प्रधानमंत्री कौन सी ऐसी टेक्निक के तहत पकौड़े तलेंगे जिसमें तेल इस्तेमाल नहीं होता? पहले तो बेरोजगारों को कह देते हैं कि पकौड़े तलो, और फिर कह देते हैं कि तेल का इस्तेमाल ही नहीं करना। तो बिना तेल के पकौड़े जो अगर तलने का काम करते हैं वो तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि वो महामानव हैं। तो महामानव को इस देश की तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो देश के मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए तमाम ऐसे पैकेज तैयार करके महामानव ने रख रखे हैं। एक पैकेज जो था बाबरी मस्जिद वाला, राम मंदिर बना, अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, वो पैकेज समाप्त हुआ। अब नए पैकेज, जब पुराने पैकेज की वैलिडिटी समाप्त हो गई तो अब नया पैकेज मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। और ये नया पैकेज कौन सा है? अब ये धार भोजशाला का पैकेज है। और आपकी जानकारी के लिए पत्रकार महोदय मैं ये बता दूं कि ये ASI जो सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर काम हो रहा है, तो आप कैसे मान सकते हैं? और इस देश के तमाम हिंदू संगठन के लोग और तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियों के हिंदू, वो भी इस बात को समझ लें। जब बात आती है चुनाव आयोग की तो फिर ECI पर निशान लगा देते हैं कि चुनाव आयोग सरकार के अधीन काम करता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब चुनाव की बात आती है तो तमाम राजनीतिक पार्टी के दलों के हिंदू लोग ये कह देते हैं कि चुनाव आयोग सरकार की गोद में बैठा हुआ है। जब ED CBI की बात आती है तो कहते हैं सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन ASI के लिए कोई भी क्यों नहीं बोलता? ASI क्या सटीक काम कर रहा है? जब भी देखो ASI के सर्वे के अनुसार तमाम मस्जिदों को मंदिर बना दिया जाता है। चलिए ठीक है, ASI के सर्वे के अनुसार आप मंदिर बना देते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो सबूत है उसका क्या होगा? इस देश के अंदर जो न्यायालय है उसका क्या होगा? और इस देश के अंदर जो एक अधिनियम बना हुआ है प्लेस वर्शिप एक्ट 1991, तो प्लेस वर्शिप 1991 एक्ट, उसका क्या मतलब? फिर वो अधिनियम क्यों बना? तो जब प्लेस वर्शिप 1991 एक्ट आप लागू नहीं कर रहे इस देश के अंदर, और वो क्या कह रहा है अधिनियम, वो एक्ट क्या कह रहा है कि इस देश के अंदर 1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है, तो प्लेस वर्शिप एक्ट के तहत 1991 में ये अधिनियम पारित हुआ कि वो वैसा ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब आप सबूत देख लीजिए, जो 1860 का गजेटियर है, 1860 के गजेटियर में जो अंग्रेजों के पास भी मौजूद है, हमारे देश में तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, नहीं आरोप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इल्ज़ाम ये लगा देंगे कि यहाँ पर तो छेड़छाड़ हुई होगी इतिहास से, लेकिन जो अंग्रेजों के पास में गजेटियर मौजूद है 1860 का गजेटियर, उसके अंदर तो जब यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस जगह को, वो बाबा कमालुद्दीन शाह की दरगाह दिखाई जा रही है जो 14वीं सदी में यहाँ पर आए। राजा भोज द्वारा तो 11वीं सदी में दिखाया जा रहा है, लेकिन 14वीं सदी में जो राजा कमालुद्दीन शाह, जो एक सूफी है, संत है, जो सूफी राजा हैं, तो राजा कमालुद्दीन शाह की दरगाह है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर 11वीं शताब्दी में सरस्वती मंदिर यहाँ पर था तो 14वीं सदी में ये दरगाह कैसे बनी? और उस प्रांगण के अंदर जो वो कब्र बनी हुई है जो राजा कमालुद्दीन शाह की है, जो सूफी कमालुद्दीन शाह की है, उस कब्र का आप निरीक्षण क्यों नहीं करते? ASI उसकी खुदाई क्यों नहीं करती? DNA की जांच क्यों नहीं करते? अभी भी जब प्रांगण के अंदर दरगाह मौजूद है और कमालुद्दीन शाह बाबा, जिस मस्जिद का नाम भी कमाल मौला शाह की जो मस्जिद बताया जाता है, तो आप उसका इनकार कैसे कर सकते हैं? चलिए हम आपके मान देते हैं ASI के सर्वे। पूजा भी हो रही है, नमाज भी पढ़े जा रहे, तो फिर दिक्कत किस बात की? पूजा कब से शुरू हुई? 2003 के बाद से पूजा वहां पर आई है आपके रूटीन में। इससे पहले 18वीं शताब्दी का गजेटियर, उसके सबूत आप क्यों नहीं देखते? 14वीं सदी के अंदर जब यहाँ पर आए थे कमालुद्दीन शाह, वो सबूत क्यों नहीं देखते? वहाँ
वहाँ पर जो दरगाह मौजूद है सूफी की, वो क्यों नहीं देखते? उसके अलावा जब पूरे 19वीं सदी तक यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती रही, लगातार नमाज होती रही, वो आप सबूत क्यों नहीं देखते? अचानक से यहाँ पर सरस्वती पूजा हो जाती है, पूजा की अनुमति दे दी जाती है, और पूजा की अनुमति मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलिए 19वीं सदी से पूजा यहाँ पर हो रही है, लेकिन इससे पहले से तो नमाज हो रही थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो फैसला दे दिया, एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर दिया ना। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं तो सीधे तौर पर ये कहता हूं कि खालिद रशीद फरंगी महली कुछ भी कह रहे हो, चाहे वो सूफी इस्लामिक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इस देश के मेन मुद्दे क्या हैं। मुसलमान तो दूसरी जगह भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इस देश के तमाम मुसलमानों को, 40-45 करोड़ मुसलमानों को आप मस्जिद और मंदिर की भेंट मत चढ़ाइएगा। राशिद फरंगी महली, आप इसे भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मत बनने दीजिएगा। आप कशिश वारसी सूफी इस्लामिक बोर्ड का आप संरक्षण कर रहे हैं, सूफी इस्लामिक बोर्ड का आप सदर बने बैठे हैं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को आप इस दंगे में मत झोंकिएगा। एक दंगा जो बाबरी मस्जिद का राम मंदिर का जो दंगा था वो कितने दिनों में सुलझा, और उसको सुलझने के बाद मुसलमानों को क्या मिला? अब मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अगर नहीं छोड़ते, आपका सवाल ये है कि मुद्दा ना बनाए, क्या छोड़ देना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं अगर पकड़े भी रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सिकवाते रहेंगे। मुसलमानों को तो चाहिए कि कहीं और जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ ले, और जो भोजशाला का प्रांगण है वो इन्हीं को सौंप देना चाहिए, और खुद जाकर के उन्हें ये दिखा देना चाहिए, प्राथमिकता दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि हमने हिंदू भाइयों के लिए मंदिर बना दिया, आइए इसमें पूजा करिए। और मुसलमानों को कैसे समझाओगे जो ये कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद तो शहीद होने दी, लेकिन दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे? तो यहाँ पर मस्जिद है कब? सिर्फ जुमे की नमाज की अनुमति है। इससे पहले तो यहाँ 5 वक्त की नमाज हुआ करती थी, लेकिन 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक नमाज हुई। 19वीं सदी के बाद यहाँ पर नमाज नहीं हो पा रही है। कौन सा मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज सुचारू रूप से शुरू करा ली? अब जाकर के जुमे की नमाज की अगर अनुमति थी, अब जुमे की नमाज की अनुमति भी खत्म हो जाएगी। अगर पूजा की अनुमति दे दी गई है तो समझ लेना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी ले जाएंगे इस मुद्दे को, तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी तो सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे। क्या वो आस्था के बिहाफ पे फैसला नहीं हुआ? यहाँ पर भी आस्था की बेस पे फैसला हो जाएगा। यहाँ पर मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान फिर लड़कर रह जाएंगे। मुसलमान यहाँ क्या करेंगे? धार भोजशाला के नाम पर कत्लेआम होता रहेगा, और मुसलमान हमेशा इस देश में इसी मंदिर मस्जिद के विवाद में पिछड़ता रहेगा। मुसलमानों को चाहिए, और दूसरा एक विकल्प और शुरू हो चुका है। जब ये फैसला आया, इस फैसला आने के साथ साथ एक विकल्प और दिया गया कि दूसरी कोई जगह ले लीजिए जहाँ पर आप मस्जिद बना लीजिए। सरकार से आप अपील कर सकते हैं दूसरी जगह। आप मुझे बताइए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जब धनारी के अंदर मस्जिद बनाने का एक विकल्प दिया गया, अभी तक वो मस्जिद कहाँ पर बनी हुई है? बाबरी मस्जिद की जगह पर तो भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन मुसलमानों को जो जगह दी गई थी वो 5 एकड़ जमीन और वो धनारी की मस्जिद, वो अभी तक क्यों नहीं बन पाई? उसकी फाइलें कैसे सरकार ने अटका रखी है? जब आप बात करेंगे कि उसका क्या हुआ, तो आपको जवाब मिलेगा कि उसके जो है नक्शे अभी पूरे नहीं बन पाए हैं। राम मंदिर का नक्शा अब खड़े हो रहे हैं, क्या इसका विपक्ष भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं? देखिए, हमेशा से विपक्ष जिम्मेदार रहा है। विपक्ष के समय से ही ये विवाद उपजे हैं, और विपक्ष के समय से ही अभी तो एक ज्ञानवापी का मामला भी चल रहा है। ये सारे पैकेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हीं पैकेज में से जो राम मंदिर का पैकेज समाप्त हो चुका है, उसकी वैलिडिटी अब ये निकाल कर लेकर आए हैं धार भोजशाला। इस धार भोजशाला का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दिया गया है। इस देश के तमाम मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों से भटकाने के लिए नया मामला आ जाएगा, और फिर उसके बाद में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आएगा, काशी विश्वनाथ का मामला आएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास में एक पैकेज के रूप में रखे हुए हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे देश के मुसलमान क्यों नहीं नजर आते? जब वो यूएई में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, तो वहां पर तो शेख मोहम्मद बिन जायद और जो शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान हैं, वहाँ पर अल नहयान, उनसे जाकर के गले ऐसे लगते हैं जैसे सारस पंख फैला देता है, दूर से हाथ फैला करके गले लगते हैं। मतलब बाहर का मुसलमान भाई और देश का मुसलमान गद्दार। देश के मुसलमान के साथ हमेशा दोहरापन, हमेशा दोहरा व्यवहार। और गद्दार कहते हो तो सबको भाई बताते हैं। भाई किसको बता रहे हैं? भाई बता रहे हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भाई बता रहे हैं। अब्बास अरागची को भाई बता रहे हैं। अब्बास अरागची जब यहाँ पर आए तो अब्बास अरागची का किस तरीके से स्वागत हुआ। कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि भोजशाला को छोड़ देना चाहिए, मुसलमान को जो करना करे सरकार, खत्म कर देना। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके के ये पैकेज हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद वाला मामला हो, चाहे वो भोजशाला का मामला हो, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मामला हो, तमाम ऐसे विवादित ढांचे। और सही तरीके से मैं आपको बता दूं, जो सच्चा मुसलमान है वो इन लफड़ों में पड़ेगा नहीं, क्योंकि विवादित स्थल पर कभी नमाज नहीं होती। सूफी इस्लामिक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं कशिश वारसी, शायद वो ये बयान देना भूल गए, जो बयान हाफिज गुलाम सरवर
सर्वर दे चुके हैं। शायद खालिद रशीद फरंगी महली वो बयान देना भूल गए, वो ये बात बताना भूल गए जहां पर झगड़ा होता है जो विवादित। सही कहा हाफिज गुलाम सरवर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और हमारे देश के हिंदुओं को लड़ा करके इस देश के मूलभूत सुविधाओं से, इस देश के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि बात करिए पेपर लीक की। 350 करोड़ रुपया 22 लाख लोगों का खर्च हुआ है। 22 लाख लोग जो बच्चे बैठे थे, 350 करोड़ उन युवाओं का खर्च हुआ है। उस 350 करोड़ रुपए का जिम्मेदार कौन है? इस देश के अंदर तो दोबारा पेपर होगा और पेपर लीक दोबारा नहीं होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन गारंटी लेगा उसकी? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेपर लीक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही नाम क्यों सामने आ रहे हैं? और अगर उनके नाम सामने आ रहे हैं तो भाजपा ही शामिल क्यों है? और जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो ये बात क्यों कहते नजर आ रहे हैं कि बड़ी मछली बच जाती है, बड़े नाम कभी सामने नहीं आते हैं? तो उन मंत्रियों के नाम भी तो खोलने चाहिए, उन मछलियों का नाम भी तो उजागर होना चाहिए। तो इस देश के अंदर पत्रकार महोदय, आप भी, ये देश की मीडिया भी, और इस देश की सत्ताधारी पार्टी भी, और सरकार में बैठे तमाम मंत्री भी, और सरकार की गोद में खेलने वाले तमाम मुस्लिम नेता भी इस देश के माहौल को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के विवाद में भड़काना जानते हैं। इस देश की मूलभूत सुविधाओं से उनको कोई सरोकार नहीं है।